नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले और दूसरे चैप्टर को समाप्त कर चुके थे। आज हमारा तीसरे चैप्टर कार्य शक्ति एवं ऊर्जा का पहला लेक्चर रहेगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, घर्षण बल है। तो घर्षण बल को समझने से पहले हम लोग कुछ अन्य टॉपिक्स को भी समझ लेते हैं जो घर्षण से रिलेटेड हैं। यदि कोई पिंड, देखिए दोस्तों, यदि कोई पिंड इस तरीके से किसी समतल पर रखा हुआ है, ये मान लेते हैं गोला है इस तरीके से, और इस पर कोई फोर्स इस दिशा में लगा दिया जाता है, एफ लगा दिया, तो ये पिंड इस तरफ गतिमान हो जाएगा, इधर चलने लगेगा। इधर चलते चलते जाके किसी बिंदु पर फिर ये रुक जाता है। तो ये, हालांकि ये तल एकदम चिकना है, फिर भी पिंड थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है। तो यह किस कारण से रुकता है, इसको हम लोग समझेंगे और इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग टाइल्स देखते हैं, टाइल्स एकदम चिकना होता है, लेकिन टाइल्स पर भी किसी वस्तु को अगर हम लोग किसी गोलाकार वस्तु को छोड़ देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बल लगा के छोड़ देते हैं, थोड़ा दूर चलने के बाद वह जाके रुक जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको देखने के लिए जो है साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप का सहारा लिया। माइक्रोस्कोप का सहारा लिया तो पता चला कि हम लोग जैसे देखते हैं, जितनी चिकनी वस्तुओं को देखते हैं, वास्तव में वह उतना चिकना नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ रुखड़ापन अवश्य होता है। जैसे टाइल्स भी हम लोग देखते हैं एकदम चिकना होता है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें जो है रुखड़ापन, रफनेस थोड़ा थोड़ा रहता है। इस तरीके से माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चलता है। जब किसी गोली वस्तु को टाइल्स या पर किसी की चिकनी वस्तु पर जो है हम लोग इसको फिसलाते हैं, फिसलाते के मतलब इसको लुढ़काते हैं इस तरीके से फोर्स लगा के, तो ये जो गोलाकार पिंड है इसमें भी रुखड़ापन होता है। ये भले ही बहुत चिकनी हो, जैसे आप लोग गोली देखते हैं, गोली मतलब कंचा, जिसको जो बच्चे खेलते हैं, उसमें देखने तो पता चलता है कि एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम चिकना है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें रुखड़ापन रहता है, जिसके कारण जब ये रुखड़ापन रहेगा, ये रुखड़ापन रहेगा, तो जब इसको जो है हम लोग फोर्स लगाकर इस दिशा में धकेलेंगे, तो ये रुखड़ेपन के कारण एक दूसरे पर जो है एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जो एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करते हैं। देखिए, ये स्थिर है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, सापेक्ष गति हो रहा है। तो इस सापेक्ष गति का जो है ये रुखड़ापन विरोध करता है, इधर जाने का विरोध करता है, जिसके कारण ये थोड़ी दूर जाकर किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग देखते हैं एकदम चिकना होता है, कोई भी वस्तु एकदम चिकनी होती है, उसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग वास्तविक जीवन में आते हैं, जो जैसे मान लेते हैं कि सीमेंट का फर्श है, ये सीमेंट का फर्श है, तो इस सीमेंट के फर्श को जो है हम लोग जब हाथ से भी छूते हैं तो उसमें खुरदरापन लगता है, खुरदरापन लगता है। तो इसको तो हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये इसमें खुरदरापन है, सीमेंट के फर्श में खुरदरापन है, या फिर कोई मिट्टी का सरफेस है तो उसमें भी खुरदरापन होता है। तो जब इस सरफेस पे जो कि चिकना था, हमारी दृष्टि से क्या था, ये टाइल्स एकदम चिकनी थी, इस पर भी घर्षण बल, मतलब इस पर भी एक बल लगता था जो इनका विरोध करता था, जो इनके सापेक्ष गति का विरोध करता था, जबकि एकदम ये चिकनी है। तो ये सीमेंट का जो फर्श होता है, इस पर अगर हम किसी चीज़ को लुढ़काएं या घसीटें, ये मान लेते हैं वर्गाकार कोई ब्लॉक है, इसको घसीटें, तो इनके सापेक्ष गति का जो है विरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रुखड़ापन है इसमें। इसी तरीके से जब हमारा कोई सड़क होता है, जैसे मान लेते हैं कंक्रीट का बना ये सड़क है, कंक्रीट का बना इस तरीके का सड़क है, तो इस सड़क में हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रुखड़ापन होता है। ये रुखड़ापन क्यों होता है, जो गाड़ी होता है उसके पहियों और सड़क के बीच ग्रिप बनाने के लिए, ग्रिप का मतलब होता है घर्षण बनाने के लिए। यदि ये घर्षण नहीं रहेगा तो ये गाड़ी इस पे सड़क पर चल नहीं पाएगी। तो वास्तव में घर्षण क्या होता है, इसको हम लोग, जो मैंने यहाँ पर समझाया, इससे हम लोग अब घर्षण की परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं।
तो आइए देखते हैं कि घर्षण की परिभाषा क्या होती है, घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, इसको देख लेते हैं। और इसको समझने से पहले सापेक्ष गति को भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका कई बार इसमें इस्तेमाल होगा। सापेक्ष गति का जो है घर्षण को समझने में सापेक्ष गति का कई बार इस्तेमाल होगा, तो हम लोग घर्षण सापेक्ष गति को भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि ये कोई सरफेस है और ये कोई ब्लॉक है जो इस पे रखा हुआ है। जब इस पे कोई फोर्स इधर लगाया जाता है तो क्या होता है, ये फोर्स के कारण इधर गतिमान हो जाएगा और ये सरफेस क्या है, स्थिर रहेगा। ये सरफेस स्थिर रहेगा और ये ब्लॉक इधर गतिमान हो जाएगा। तो दोनों के बीच देखिए, ये स्थिर है, ये वाला सरफेस स्थिर है, ये गतिमान है, तो दोनों के बीच क्या होता है, सापेक्ष गति। एक स्थिर रहे, दूसरा चलायमान रहे, तो इस तरीके की गति को सापेक्ष गति कहते हैं। या एक के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन हो, एक के सापेक्ष ये स्थिर है, दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, तो इस तरीके की गति को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष गति। इसके अलावा देखिए, जैसे ये कोई गाड़ी है, ये रुकी हुई है, और ये कोई दूसरी गाड़ी है जो इधर जा रही है, तो इसके सापेक्ष क्या है, ये गतिमान है, तो ये होती है सापेक्ष गति। तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो कि सरफेस से संबंधित है, क्योंकि जो घर्षण बल होता है इसी पर हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने देखा उससे अब हम लोग घर्षण बल की परिभाषा को बनाएंगे। तो घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, देखिए, दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य तलों के आपेक्षिक गतियों के विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। चूंकि बल एक सदिश राशि है, अतः घर्षण बल की भी दिशा होती है। देखिए, यदि दो सतह हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, जैसे एक स्थिर तल हो गया और दूसरा क्या है, उस पर कोई चलायमान वस्तु हो गई, तो उनके बीच जो विरोधी बल कार्य करता है, उनकी गति का जो विरोध करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल एक विरोधी बल होता है जो कि गति का विरोध करता है। गति का विरोध करता है तो इसका कुछ ना कुछ दिशा होगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो विरोध देखिए, जब ये पिंड गतिमान है, इधर की तरफ बल के प्रभाव के कारण इधर की तरफ जा रहा है, तो घर्षण बल विरोध करेगा। तो घर्षण बल किस तरीके से विरोध कर सकता है, अगर घर्षण बल इधर लगेगा तो ये तो पिंड की सहायता कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बल लगता है और जो गति होता है, जो बल लग रहा है जिसके कारण पिंड गति कर रहा है, इसकी विपरीत दिशा में कहीं ना कहीं घर्षण बल काम करेगा। ये घर्षण बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में या गति करते पिंड के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तभी न जाके इसका विरोध करेगा और पिंड थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि घर्षण बल की दिशा किधर होती है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। घर्षण बल दो संपर्क सतहों के आपेक्षिक गति का विरोध करती है, जिसकी दिशा क्या होती है, संपर्क में आए तलों के समांतर एवं पिंडों की आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में होती है। यानी जो ये तल है, देखिए, एक ये तल है और जिसपे ये फोर्स लग रहा है, इन तलों की क्या है, समांतर ही है। देखिए, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, समांतर है लेकिन विपरीत दिशा में है, जिसके कारण ये गति का विरोध करेगा। तो ये हो जाती है घर्षण बल की दिशा। तो देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, घर्षण बल की दिशा। घर्षण बल दो संपर्क सतहों के आपेक्षिक गति का विरोध करती है, जिसकी दिशा संपर्क में आए तलों के समांतर एवं पिंडों की आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस चित्र से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये तल हो गया, ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये इधर गति कर रहा है और घर्षण बल की दिशा इसके विपरीत दिशा में। देखिए, ये यहाँ एक तीर से दिखाया गया, घर्षण बल की दिशा इसके विपरीत दिशा में होगी। जिधर पिंड गति करेगा उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये अर्थ है। यदि किसी m द्रव्यमान के पिंड को किसी तल पर चित्रानुसार बाएं से दाएं गति कराया जाए, बाएं से, देखिए, बाएं से दाएं तरफ गति कर रहा है, तो घर्षण बल पिंड तथा तल के संपर्क तल में दाएं से बाएं लगेगा। यानी पिंड अगर बाएं से दाएं गति कर रहा है तो ये पिंड और संपर्क तल, ये पिंड हो गया और संपर्क तल के बीच जो घर्षण बल लगेगा ये दाएं से बाएं तरफ लगेगा। कहने का मतलब ये है, पिंड की गति के विपरीत दिशा में
लगेगा और जिसके कारण यह आपेक्षिक गति का विरोध करेगा। अब घर्षण बल के क्या क्या कारण होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। दो तलों के बीच घर्षण बल लगने के निम्न संभावित या निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए, यदि केवल प्रश्न में कारण पूछा जाए कि घर्षण बल किन कारणों से लगता है, तो हम लोग सीधे सीधे 3 कारण को लिखेंगे, जिसमें पहला कारण क्या है, सतहों का खुरदरापन। सतहों का खुरदरेपन के कारण पहला कारण हो गया। और दूसरा क्या है, अणुओं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत चुंबकीय बल के कारण। और तीसरा रहेगा हमारा सतहों के प्रत्यास्थ विरूपण के कारण। ये 3 कारण हो गए। यदि इसको डिटेल में लिखा जाए, डिटेल में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, प्रत्येक सतह चाहे वह जितना चिकना दिखे, माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि आंखों से चिकना दिखने वाले सतह पर भी खुरदरापन होता है। माइक्रोस्कोप जो आंखों से हम लोग देखते हैं कि ये चिकना है, वास्तव में जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो चिकना नहीं होता, उतना चिकना नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ खुरदरापन अवश्य होता है। अतः यह सतह की अनियमितता उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करेगा। देखिए, सतह की अनियमितता यानी मतलब देखिए, अगर ये हमारा सरफेस है जो हमको देखने में बहुत चिकना लगता है, लेकिन वास्तव में ये कैसा होता है, देखिए कुछ इस तरीके का रुखड़ापन इसमें होता है। और ये हमारा पिंड है जिसको हमको गति कराना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का रुखड़ा है। जब भी हम इसको इधर फोर्स लगा के गति कराएंगे तो ये दोनों का रुखड़ापन के कारण क्या होगा, इस पर ये गति नहीं कर पाएगा, गति करने का कोशिश करेगा लेकिन थोड़ी दूर चलकर ये रुक जाएगा, ये रुखड़ेपन के कारण। तो पहला कारण यही हो गया, सतहों का खुरदरापन या रुखड़ापन। और दूसरा क्या है, दूसरा है अणुओं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत चुंबकीय बल के कारण। देखिए, होता क्या है, जब किसी दो पिंडों को आपस में संपर्क में रखा जाता है। देखिए, जब घर्षण बल तभी लगेगा जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो। ये मान लेते हैं संपर्क में हमने रख दिया, दोनों पिंडों को संपर्क में हम लोग रख देंगे तो क्या होता है, जो ये सरफेस है इसके परमाणु और इसके परमाणु अत्यंत नज़दीक आ जाते हैं। अत्यंत नज़दीक आने के कारण हम लोग जानते हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग F बराबर, यहाँ पर बात की गई है वैद्युत आकर्षण बल। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग BWE में पढ़े थे, म्यू नॉट म्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये था हमारा दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, ये किस तरीके से काम करता है, इस तरीके से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अगर ये इस पे आकर्षण बल लगाएगा तो ये भी इस पे आकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण ये एक दूसरे को सटा के रखेगा, चिपका के रखेगा और ये इसके गति का विरोध करेगा। तो ये हमारा दूसरा कारण हो जाता है घर्षण बल का। इसके बाद हमारा तीसरा कारण और अंतिम कारण है सतह के प्रत्यास्थ विरूपण के कारण। दूसरे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये संपर्क क्षेत्रफल, देखिए संपर्क क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर संपर्क क्षेत्रफल इतना था, संपर्क क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो जितना संपर्क क्षेत्रफल ये वाला भाग बढ़ते जाएगा, तो घर्षण बल उसी अनुपात में बढ़ते जाता है। घर्षण बल भी संपर्क क्षेत्रफल के साथ बढ़ते जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा कारण सतह के प्रत्यास्थ विरूपण के कारण। ये प्रत्यास्थ विरूपण क्या होता है, देखिए प्रत्यास्थ विरूपण को हम लोग समझ लेते हैं। यदि कोई ये सरफेस है और ये कोई पिंड है, अभी ये संपर्क में एक दूसरे के नहीं है, ठीक। प्रत्यास्थ का मतलब होता है जैसे इस पिंड पर कोई बल लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए, तो ये पिंड आप दब जाए लेकिन छोड़ा जाए तो ये फिर अपने स्थिति में वापस आ जाए, तो ये हो जाता है हमारा प्रत्यास्थ। इसको हम लोग प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो जब ये पिंड
इस तल के संपर्क में आता है, मान लेते हैं अब ये संपर्क में आ गया, तो इसका भार नीचे की ओर काम करेगा mg, जो इस सरफेस पर क्या करेगा, दबाव महसूस कराएगा। mg क्या होता है, एक फोर्स ही होता है जो इस तल पर दबाव महसूस कराएगा। तो प्रत्येक वस्तु देखिए प्रत्यास्थ होती है, यानी उसको हम लोग दबा सकते हैं। तो जैसे ही पिंड जो है इस पर रखा जाता है तो यहाँ इस तल पर कुछ गर्त बन जाते हैं, यानी इस पिंड पर क्या होता है, थोड़ा सा दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें अनियमितता आ जाती है। यहाँ पर यह हमको दिखती नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। सेम यही प्रोसेस इसके ऊपर भी होगा कि ये वाला तल इस भार mg के बराबर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा ऊपर की ओर r। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जब कोई बल लगता है तो उसकी एक प्रतिक्रिया बल भी होती है। तो यहाँ पर एक बल लग रहा है mg नीचे की ओर, किसके कारण, भार mg के कारण। भार mg के कारण ऊपर से नीचे की ओर तल पर एक बल लग रहा है, और तल भी इसके विपरीत में एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा जो नीचे से ऊपर की ओर काम करेगी, जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल R बोलते हैं। ये प्रतिक्रिया बल जो है घर्षण में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, इसको हम लोग समझेंगे अभी। और अभी क्या मतलब समझ लीजिए कि भार के विपरीत में जो बल लगता है उसको प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। तो mg के कारण जो है सतह में खुरदरापन आया, और प्रतिक्रिया बल के कारण क्या होगा, इस पिंड में भी खुरदरापन आ जाएगा, यहाँ पर अनियमितता आ जाएगी। जिसके कारण अनियमितता आएगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे के आपेक्षिक गति का विरोध करेंगे और घर्षण उत्पन्न होगा। ये 3 कारण थे घर्षण बल उत्पन्न होने के। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थैतिक, सीमांत और गतिक घर्षण। तो पहला इसमें है स्थैतिक घर्षण बल, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, और व्हाइट बोर्ड पे इसके उत्पन्न होने के कारण, ये कैसे उत्पन्न होता है इसको समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं स्थैतिक घर्षण बल को। स्थैतिक स्थैतिक घर्षण बल, देखिए ये एक सरफेस, ये हमारा सरफेस जो है स्थिर है, सरफेस हमेशा स्थिर ही होता है, और इस पर कोई पिंड मान लेते हैं m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, जिसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा, और इसकी प्रतिक्रिया बल इसी लाइन पर ऊपर की ओर काम करेगी R। ये mg है। यदि इस पे कोई फोर्स F लगाया जाता है तो इस बल के विरुद्ध में एक घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, इसी के समांतर Fs। देखिए जब हम F को मान लेते हैं F 0 है तो हमारा घर्षण बल भी 0 होगा, Fs बराबर भी 0 होगा। अब मान लेते हैं ये हमारा हो गया 1 न्यूटन कर दिए हम लोग बल को 1 न्यूटन करेंगे तो पिंड चलना प्रारंभ कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि भार अभी नीचे की ओर कार्य कर रहा है, भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और घर्षण बल भी यहाँ पर कार्य कर रहा है जो इसका विरोध करेगा। तो 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर भी नहीं चला, तो Fs का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन लगाए तो इसको संतुलित कर दिया Fs, और पिंड स्थिर ही रहा, पिंड चला नहीं। अब हम लोग F को फिर से हम लोग 2 न्यूटन करेंगे तो पिंड देखिएगा अभी भी नहीं चलेगा। तो Fs का मान अब फिर से 2 न्यूटन को संतुलित कर दिया, यानी F के बराबर Fs हो गया। अब फिर F को हम लोग जब 3 न्यूटन करेंगे तब भी पिंड गतिमान नहीं होगा, ये तब भी स्थिर रहेगा। लेकिन अब Fs का मान कितना हो गया, Fs अब हमारा 3 न्यूटन हो गया। इस तरीके से जो है स्टैटिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, बढ़ते रहता है। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आ जाता है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है, मान लेते हैं F बराबर हम लगा दिए 20 न्यूटन।
20 न्यूटन लगा दिए। अब क्या होगा, अब पिंड चलने ही वाला रहता है, पिंड चलने ही वाला रहता है। माने 20 न्यूटन से अगर 1 न्यूटन भी पॉइंट 1 न्यूटन भी बढ़ा देते हैं तो पिंड गतिमान हो जाता है। ऐसा मान के चलिए कि 20 न्यूटन से 0.1 न्यूटन या 20.1 न्यूटन भी हम कर देते हैं तो पिंड क्या होता है, गतिमान हो जाएगा। लेकिन 20 से जो 20 पर या 20 से कम पर जो है पिंड गतिमान नहीं होता है। तो एफ एस का अधिकतम मान कितना हो जाएगा हमारा, 20 न्यूटन, जिस पर जो है पिंड स्थिर रहता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब इसको हम लोग 21 न्यूटन करेंगे जैसे ही, तो अब क्या होगा, पिंड गतिमान हो जाएगा। अब पिंड इधर लगाए गए बल की दिशा में गति करने लगेगा। अब जो है जो घर्षण बल है एफ एस का मान बदल जाएगा, एफ एस का मान अब बदल जाएगा। पहले क्या हुआ, जीरो था, जीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम मान तक गया जहाँ तक पिंड गतिमान नहीं हुआ था। तो वो मैक्सिमम मान कितना हुआ, 20 न्यूटन तक। अब इससे आगे अगर हम लोग एफ को बढ़ा देते हैं तो पिंड गतिमान हो जाता है और एफ एस का मान बदल जाता है। अब ये एफ एस मान जो बदला वो कितना होगा, और ये जो अधिकतम मान है इसको क्या बोलेंगे, और जो पिंड को गतिमान नहीं होने दे रहा था उसको क्या बोलेंगे, उस विरोधी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे अब। तो पहला था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण को कुछ हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई पिंड विराम अवस्था में है तो पिंड तथा उस तल जिस पर पिंड स्थिर है, यानी पिंड और जिस पर जो है पिंड रखा हुआ उस तल के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ये हो गया स्थैतिक घर्षण बल की परिभाषा। इसके बाद जो है स्थैतिक घर्षण के बारे में हम लोग और कुछ सीख लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पिंड की विराम अवस्था में पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण का एक गुण होता है कि जब तक पिंड बाह्य बल के प्रभाव में यहाँ से फिर से देखते हैं। स्थैतिक घर्षण का एक गुण होता है कि जब तक पिंड बाह्य बल के प्रभाव के कारण गतिमान न हो जाए तब तक स्थैतिक घर्षण बल बढ़ता रहता है, अर्थात यह अपने आप को समंजित करते रहता है। हम लोग देखे थे जो स्थैतिक घर्षण क्या था, लगाए गए बल के अनुपात में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ते जा रहा था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे सामंजस्य स्थापित करने वाला बल भी कहते हैं। इसे एफ एस से लिखते हैं। यानी घर्षण जो स्थैतिक घर्षण होता है वो जो लगाए गए बाह्य बल के साथ बढ़ते रहता है, एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद जो है वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। इसको हम लोग कल देखेंगे। तो ये बात आप लोग जानते रहिए कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है, जो हम लोग बाह्य बल लगाते हैं उसके साथ क्या होता है, बढ़ते जाता है, एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद घटता है। उसको हम लोग कल देखेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, गतिक घर्षण बोलते हैं। उसको हम लोग गतिक घर्षण बोलते हैं। इसके बाद इसी में एक टर्म आता है सीमांत घर्षण, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।